पार्क के किनारे बेंच पर बैठी उस महिला पर बार बार मेरी नज़र पड़ रही थी। कई बार मन में यह विचार आया कि कहीं आंखें पहचानने में धोखा तो नहीं खा रही हैं, पर उस युवती की ठुड्डी पर बना हुआ तिल 30 साल के बाद भी मेरे जहन में ज्यों का त्यों बसा हुआ था। इसी तिल को लेकर तो हम उसे वैजयंती माला कहते थे। अकुल और नेहा दोनों झूला झूलने में मग्न थे। मैंने एक बार फिर उन्हें देखा झूलते हुए और पांव उठाती हुई बेंच के करीब आ गई। वह युवती शांत भाव से गाल पर हाथ रखे दूर खेल रहे एक बच्चे को निहार रही थी। युवती की उम्र 45 से 46 के भी आसपास थी और मेरी 50 के ऊपर। ज़रूर यह बच्चा उसके किसी रिश्तेदार का होगा, लेकिन यहाँ प्रश्न बच्चे से उसकी रिश्तेदारी का ना था, बल्कि यह जानने का था कि वह युवती शालिनी ही है या कोई और। पूछने में हर्ज ही क्या? अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या वह शालिनी नहीं है, यही तो वह कह देगी। माफ़ी मांग लूँगी मैं उससे। मेरे करीब पहुँचने पर उस युवती ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। आंखों में एक पहचान लहराई, उसकी और मेरी आंखों में विश्वास की लहर। शालिनी। युवती की मुद्रा बदली। खुशी की एक लहर उसकी आंखों में कौंधी और वह हल्के से चीखी, नीलू दीदी। बस अब ना कोई प्रश्न था और ना उत्तर। शालिनी मेरी बाहों से लिपट कर रो पड़ी। नीलू दीदी, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मुझे यूं मिल जाएंगी। ईश्वर गलत नहीं कहते हैं कि आदमी अपनों से दूर होता है फिर मिलने के लिए। बैठिए ना दीदी। वह बेंच पर एक तरफ खिसकते हुए बोली, यह बच्ची कौन है जिसे तुम बार बार देख रही थी? मैंने पूछ ही लिया। पोती है मेरी। पोती? पर तुम्हारी उम्र? मेरी आवाज़ थम सी गई। दीदी, आप शायद पिछला सब कुछ भूल गई हैं। जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरी उम्र कुल 14 वर्ष की थी। अचानक मेरे मस्तिष्क के सारे तंतु एक साथ खुल गए। ठीक कहती है सालू, यह बच्चे तो इसकी बड़ी बहन के बेटे के ही होंगे। सब कुछ साफ साफ मेरी आंखों के सामने से गुजर गया। सालू का चेहरा जरा भी बदला नहीं था, वैसा ही भरा हुआ बदन, बड़ी बड़ी आंखें, ठुड्डी पर तिल और लंबे लहराते बाल जो अभी भी कलिमा लिए हुए जूड़े की शक्ल में कंधे पर ढोलते हुए थे। यहाँ कहाँ रहती है आप दीदी? वह सामने वाली बिल्डिंग देख रही हो, उसके तीसरे फ्लोर पर। एक बेटा और बहू मॉरिशस में है, छोटी यहीं है। बेटी बीएससी फर्स्ट ईयर में है। तुम्हारे जीजा जी यहीं पोस्टेड है, टेलीफोन विभाग में। बस यही मेरा परिवार है और मेरी ज़िंदगी भी। पर जो है वह आपकी अपनी तो है सालू। मैं उसकी बातों पर काँप उठी। हाँ दीदी, 30 वर्ष तक जिसके लिए तन और मन दोनों का होम किया, वह कभी अपने ना हुए तो उनके बच्चों से क्या शिकायत? सालू की आंखें फिर डबडबा आईं, जिन्हें स्नेह से अपनी हथेली से मैंने पोंछ दिया। तभी सालू की पोती श्रेया दौड़ती हुई आ गई। दादी घर चले मैम, के आने का समय हो गया है। चलते हैं बेटे, पहले इन्हें प्रणाम करो, यह भी तुम्हारी दादी हैं। मैंने श्रेया को प्यार किया। फिर सालू ने ही पूछा, आपके घर का नंबर क्या है दीदी? 323। तो आएगी? हाँ दीदी, कल ही आऊँगी दोपहर में। आपको कहीं जाना तो नहीं है? तू आएगी तो कहीं जाना भी होगा तो नहीं जाऊँगी, मैं कल तेरा इंतज़ार करूँगी। आंखें पोंछते हुए सालू उठ गई तो मैं भी दोनों बच्चों को लेकर घर आ गई। 2 बेटे और 1 बेटी के साथ पति के सानिध्य में मुंबई आए हमें 10 वर्ष हो गए थे। देहरादून से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था नीलेश का। बेटा तब पढ़ रहा था। बेंगलोर से ही उसका अपॉइंटमेंट मॉरिशस में हो गया। 7 वर्ष पूर्व उसका भी विवाह हो गया। 3 वर्ष पूर्व छोटे बेटे का भी विवाह हो गया। बेटी अभी 17 वर्ष की थी और बीएससी फर्स्ट ईयर में थी। उसके लिए हाल ही में एक बड़े कपड़े के व्यापारी के इकलौते पुत्र का रिश्ता आया था। नीलेश तो नहीं चाहते थे, पर मैं चाहती थी कि यह रिश्ता हो जाए। पता नहीं ऐसा घर और वर फिर मिले या नहीं। घर पर नीलेश टेरेस पर लगाए फूलों को पानी देते हुए मिले। मुझे देखते ही बोले, कल मौका निकाल कर इन पौधों पर दवा का छिड़काव कर देना, गुलमोहर के पत्तों पर कीड़े लग रहे हैं। मैं शांत रही, किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था। खाना बनवाने में बहू की मदद करने भी उस दिन मैं रसोई में नहीं गई। बार बार सालू का उदास चेहरा आंखों के सामने तैर जाता। सच कहते हैं, अपने मायके का तो कुत्ता भी प्यारा होता है। कैसी आत्मीयता से मिली थी सालू मुझसे। रात की नीरवता किसी बिखरे पत्तों को समेटने के लिए या अतीत के चलचित्रों को दोहराने के लिए पर्याप्त होती है। नीलेश के सोने के बाद मैं टेरेस पर आकर बैठ गई।
पार्क का वह कोना घर से साफ दिखता था। मुझे अभी लगा अभी भी सालू वहाँ बैठी सुबक रही है। आजमगढ़ की वह सोंधी मिट्टी में सालू का घर मेरे घर के पास ही था। उसकी बड़ी बहन शीला मेरी सहेली थी, इस कारण सालू मुझे भी दीदी ही बुलाती थी। काल का प्रलयकारी चक्र ही तो था वह। 2 बेटों के बाद तीसरे बेटे के जन्म के समय शीला चल बसी। घर में एक तरफ मातम था तो दूसरी तरफ और नन्हे बच्चों के साथ एक नवजात शिशु की देखभाल का प्रश्न भी। ममता का हाथ बच्चों का कौन रखे, यह विचार सभी के दिमाग में कौन रहा था। फिर शुरू हुई नई माँ की खोज। बच्चे इस बीच नानी के घर पर थे। शीला के पति बैंक के बड़े अधिकारी थे। 2 कारें थी। जब भी शीला मायके आती तो भाई बहनों के लिए ढेर सारे उपहार लाती। सालू तो निहाल हो जाती। मध्यवर्गीय घराने की बेटी इन उपहारों से निहाल ना होती तो क्या होती। शीला की मौत के बाद 14 वर्ष की सालू सूरज जीजा से ब्याह दी गई। यह समाचार मुझे मेरी ससुराल में ही मिला था। मन में क्षोभ भी हुआ था। वाह रे माता पिता, एक कच्ची कली को फूल बनने से पहले ही मसल दिया। फिर अपनी घर गृहस्थी और नीलेश के प्यार में सालू की तरफ से ध्यान हट गया। मायके जब भी जाना होता तो माँ से सालू के विषय में पूछती जरूर, पर शीला की मौत के बाद वहाँ जाना नहीं हो पाया। फिर मम्मी पापा भी नहीं रहे। धीरे धीरे जाना भी कम होता गया। अब तो भतीजे भतीजी की शादी में ही मायके जाना हो पाता है। आज 25 से 30 वर्ष बाद सालू को देखकर पिछला सब कुछ याद आया गया। दूसरे दिन सालू की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। ठीक 2 बजे वह आ गई। घर पर सिर्फ मैं ही थी। सभी अपने अपने काम पर थे। आज सालू खाना साथ ही खाते हैं। ज़रूर दीदी, मैंने कहा तो नहीं था, पर मुझे लग रहा था कि आप खाने पर मेरा इंतज़ार करेंगी। खाने के दौरान हम दोनों की इधर उधर की बातें करते रहे। खाने के बाद कॉफ़ी पीते हुए मैंने पूछ ही लिया, सालू तू खुश तो है ना। दीदी, आजीवन कारावास के कैदी की खुशी क्या और गम क्या। सालू, उसके हाथों को प्यार से सहलाते हुए मैंने पूछ ही लिया, यह शादी तूने की ही क्यों। मेरी उम्र ही क्या थी नीलू दीदी, यही कोई 14-15 वर्ष के बीच। उस समय जीजा जी का पूरा व्यक्तित्व मुझे अच्छा लगता था। दीदी के भाग्य से रश्क भी होता था। जीजा जी जब मुझे छेड़ने के लिए बाहों में भर लेते तो मैं रोमांचित हो उठती। क्या सही है क्या गलत, यह सोचने समझने की उम्र यहाँ ही कहाँ थी। दीदी के बच्चों के साथ उनकी सूनी पड़ी गृहस्थी में अपने मत से भर दूंगी, यही सोचा था मैंने। लेकिन कल्पना के सामने यथार्थ इतना कठोर होगा यह किसी ने मुझे बताया ही नहीं। दीदी के दोनों छोटे बच्चों के साथ 3 मास का नन्हा शिशु भी मेरी गोद में डाल दिया गया। देर से सोकर उठने के बाद आराम से नहाने धोने वाली मैं अल्हड़ वाला नियम कानून से बंध दी गई। सूरज खराटे भरते और मैं रात भर नन्हे शिशु को कंधे पर लिए सुलाने की कोशिश करती। कभी कभी बच्चों की चीख पुकार से चिढ़ वह दूसरे कमरे में सोने चले जाते। मेरी जिंदगी घर, रसोई और बच्चों की परवरिश तक ही रह गई। रुपए और गहनों से लदी अलमारी धरी की धरी ही रह गई। क्या करती मैं उनका। और तुम्हारे अपने बच्चे, मैंने डरते डरते पूछा, कहीं अपने शब्द का सालू बुरा ना मान जाए। सालू हल्के से हंसी। अपने दीदी, ठीक पूछा अपने। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं थी। 2 वर्ष बाद जब मुझे कुछ समझ आया तब पता चला कि सूरज अपना ऑपरेशन करवा चुके हैं। मुझे विवाह के पहले ही ऑपरेशन करवा चुके थे। ओह माँ, यह क्या अनर्थ हो गया तेरे साथ। मेरी आवाज़ में घुला रोष स्पष्ट झलक आया। पत्नी के सबसे बड़े अधिकार से सूरज ने इसे वंचित कर दिया। तू सूरज, तेरे साथ रहते तो है ना। अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे। 2 वर्ष पूर्व उन्हें दाहिनी तरफ लकवा हो गया है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। और उन्हें दोनों बेटे ने शादी अपनी मर्जी से की है। तीसरा बेटा कनाडा में है। बच्चे माँ बोलते हैं। मुझे माँ का दर्जा कभी नहीं दिया। शुरू से ही उन्हें बाहर वालों ने और रिश्तेदारों ने यही समझाया कि मैं उनकी सगी माँ नहीं हूँ। अब तो सब कुछ सहने की आदत बन चुकी है। पोते पोतियों के बीच अपना दुख भूल जाती हूँ। जो सुख मूल से नहीं मिला, ब्याज से मिल रहा है। क्या यह कम है। सालू की आवाज़ की थर्राहट मैं महसूस कर सकती थी।
तो तेरी पढ़ाई? नीलू दीदी, आपको तो पता ही है, हाई स्कूल में थी जब मेरी शादी हुई। काश कुछ पढ़ी ही होती तो कम से कम अपने पैरों पर तो खड़ी होकर स्वावलंबी बन सकी होती। सालू का अंतिम वाक्य मेरे दिल में सीधे तीर बनकर उतर गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मेरी बेटी नेहा ने अंदर प्रवेश किया। उसके हाथ में जीत का एक शील्ड था। सालू को देखकर वह ठिठकी, फिर उन्हें प्रणाम किया। यह तेरी मौसी है बेटी, सालू मौसी यहीं रहती हैं, अब हमेशा मिला करेंगे। गुड, यह तो बहुत अच्छी बात है माँ। फिर शील्ड मेरे हाथ में पकड़ाते हुए बोली, यह देखिए माँ, विश्वविद्यालय स्तर पर जो वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी उसमें मैं प्रथम आई हूँ। बेटी के चेहरे की आभा, आंखों में चमकती खुशी और सालू का दुखद अतीत ने मुझे यह निर्णय लेने पर तत्काल विवश कर दिया कि नेहा पहले पढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, फिर विवाही जाएगी। चाहे कितना भी बड़ा घराना इस समय उससे विवाह करने के लिए तैयार क्यों ना हो। आप ही बताइए, मेरा यह निर्णय सही है या ना। प्लीज़ लाइक शेयर सब।